परिचित कराने जा रहा हूँ, जो कि बामसेफ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली सरकार के कई विभागों में जो है फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी रह चुके हैं। और सर जो है अपनी रिटायरमेंट से पहले उन्होंने समाज को अपना जो है फुले अम्बेडकर विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से VRS ली। सर लेखक, कवि और साहित्यकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे नाट्यकार भी, उन्होंने कई सारे नाटक भी जो है प्रदर्शित किए हैं और कई सारे पुस्तकें लिखे हैं। तो सर से मैं कुछ क्वेश्चन पुटअप करना चाहूँगा। मुझे आशा नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि सर बड़े सजे धजे ढंग से इन सवालों का जवाब देंगे। तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर जो एडवोकेट भगवान दास जी है और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इनके उपरांत जो है भंगिया वाल्मीकि जाति पर शोध और अनुसंधान रिसर्च क्यों बंद कर दिया गया है, जबकि इस जाति में काफ़ी सारे वेल विशर्स स्कॉलर पाए जाते हैं। ऐसा क्या कारण है सर? ऐसा है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको साधुवाद देता हूं कि आपने ये विषय उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बाद कोई साहित्यकार नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि वो कुछ जो साहित्यकार हैं वो जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं या भगवान दास जी का आपने नाम लिया, वो प्रचलित हो गए, प्रसिद्ध हुए तो उनकी जो है वो रचनाएं पढ़ी गई। लेकिन बहुत सारे साहित्यकार हैं जो अपना काम कर रहे हैं, उसमें दीपक मेवाती हैं, सज्जन क्रांति हैं, ये इस तरीके के लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जो है वो समाज की बात भी रख रहे हैं और जो विषय बन रहे हैं, जो हमारे महानायक और नायिकाएं हैं, उनको भी लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो है उनके बाद जो है एक बड़ा गैप भर गया है, वो गैप को भरा जा रहा है जो बीच में कुछ गैप बन गया था जी। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि शोध कार्य अभी चल रहा है जिस तरीके से उनके कार्यकाल के दौरान था, ठीक है। तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, सर जो देश में विवाद चल रहा है, एक हिंदुइज्म जो है, हिंदू मानसिकता जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, और बुद्ध को लेकर, सर जो विश्व रत्न राष्ट्र एवं संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को एडॉप्ट किया। तो सर जो हिंदू मानसिकता वाले लोग हैं, सनातन धर्मी लोग हैं, तो सर वो जो है बुद्ध के साथ साथ विश्व रत्न राष्ट्र निर्माता संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की भी जो है कार्यों को उपेक्षित करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। सर इस तरह का साहित्य का निर्माण क्यों नहीं किया गया अब तक, ताकि उसका सॉल्यूशन किया जा सके, दोनों का सॉल्यूशन किया जा सके, जो विवाद, जो टकराव पैदा हो रहा है? ऐसा है कि ये कहा गया है कि जो भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, वो बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म है, ठीक है। तो आप ये लगाइए कि उनके संघर्ष का जो इतिहास है उसको हम भारत का इतिहास कहते हैं। तो ये तो काफ़ी समय से चला आ रहा है। तो एक बात मुझे बताइए कि जिनके साथ आपका संघर्ष चल रहा है वो आपको सहर्ष स्वीकार कैसे करेंगे? और अगर वो आपको स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब जो है फिर हम लोग ये मान सकते हैं कि जो सहअस्तित्व की भावना है वो भारत में नज़र नहीं आती है। जो दूसरे धर्मों का हम कहते हैं कि हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं, वो भी यहाँ नज़र नहीं आती है, क्योंकि जरा सी कोई बात होते ही हम सबसे पहले अपने धर्म को देखते हैं। दूसरे धर्म के लोग अच्छे भी हो सकते हैं, उसमें बुरे भी हो सकते हैं, वो सभी धर्मों में होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी उसको मानने वाले को हम नेगलेक्ट करें। वो तो फिर ब्रांडिंग हो गया, फिर धर्म को हम ब्रांडिंग की तरह से कर रहे हैं कि मेरा धर्म सबसे बढ़िया है। तो अगर हम ब्रांडिंग ना करें, उसकी जो मूल भावनाएं हैं, जो धर्म की भावना होती है, क्योंकि धर्म है क्या? धर्म वो है जिसको आप अंगीकार करें, जिसे स्वीकार करें, जिससे कि ये माना जा सकता है कि जैसे कहते हैं कि धा जो है ना, धर्म धा धातु से बना है और वो धारण करने योग्य है। तो धारण करने योग्य क्या, कौन सी चीज़ होती है? जो अच्छी चीज़ हो। अगर वो अच्छी चीज़ नहीं है तो उसे धारण कैसे करेंगे आप? तो वो जिस भी धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपने धर्म को स्वीकार करें। उसमें वो सनातन हिंदू है या वो मुस्लिम है या वो सिख है, वो ईसाई है, जो भी धर्मावलंबी है, वो अपने धर्म का अनुपालन करते हैं, पालन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। जो भी अपने देव है, उनका भगवान है, उनकी आस्था में उनमें आस्था है और उस आस्था में वो अपना काम करते हैं। तो हम लोग ये कहने वाले कौन होते हैं कि नहीं, मैं बढ़िया हूँ, मेरा भगवान बढ़िया है, मेरा इष्ट बढ़िया है, मेरा धर्म बढ़िया है, मेरी किताब बढ़िया है? तो ये कहने वाले हम लोग कौन होते हैं? तो मेरा मानना यह है कि अगर हम सह अस्तित्व की भावना से काम करते तो ये जो हमारे धार्मिक कम से कम मसले हैं, ये इन मसलों की ज़रूरत नहीं पड़ती।
बाबा साहब का जो काल रहा उस वक्त उन्होंने जो कहा कि भाई मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, उनको क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उन्होंने उस धर्म में रहकर जो भी झेला, जो कि अमूमन आज भी उनके मरने के बाद भी आज भी हम उस स्थिति को झेल रहे हैं। हमारी जो अछूत जातियां हैं वो आज भी उससे पीड़ित हैं और वो छटपटा रही हैं। अब उसमें आप देखेंगे कि कुछ क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं, कुछ सिखिज्म की तरफ जा रहे हैं, कुछ मुस्लिम भी बन रहे हैं, कुछ बुद्धिस्ट बन रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं। और उस छटपटाहट से लेकिन समस्या ये होगी इस देश में कि चाहे आप मुस्लिम बन गए, चाहे आप सिख बन गए, चाहे आप ईसाई बन गए, चाहे बुद्धिस्ट बन गए, लेकिन आपकी जात आपको पीछा नहीं छोड़ रही है। आप मुस्लिम में गए वहाँ भी आपकी जात चलेगी, आप सिखों में गए वहाँ भी आपकी जात चलेगी। तो ये जो जात है, जब तक इसका निवारण नहीं होगा, जब तक मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी धर्म को ग्रहण कर लेंगे और उसका कोई जो है वो आपके लिए रिजल्ट मिलेगा या कोई परिणाम होगा। तो ऐसा मेरा मानना है। तो सर जो ये टकराव चल रहा है, ये कोल्ड वार चल रहा है धर्मों को लेकर, तो सर ये ऐसे ही चलता रहेगा आने वाले टाइम में भी? ये वैसे ही चलेगा, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है कि जो हिंदुज़म का जो खासकर वो है, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जो मैं तो इतना भी मानता हूँ कि जो हमारे SC ST और OBC के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के कन्वर्टेड माइनॉरिटी हैं, जो हमारे SC ST OBC से जो कन्वर्टेड हुए, वो लोग इस देश के मूल निवासी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मूल निवासी होने के साथ साथ एक आपका और वो बड़े मामला है जिसकी वजह से हम लोग साथ में नहीं बैठ पा रहे हैं, वो है नस्ल का मामला। क्योंकि आर्य रेस जो है वो अलग है और जो आपकी जो रेस है वो अलग है। तो जब आपका नस्लीय मामला है, तो नस्लीय मामला जो उनके अपने नस्ल के लोग हैं, आप इसे, मेरी बात को मत देखिए, आप इसका जो है प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए कि जो आर्य वर्ग के लोग हैं उनकी जीवन शैली देखिए, उनके रहने सहने का ढंग देखिए, उनके पास ज़मीन है, जायदाद है, रुपया पैसा है, फैक्ट्री है, कंपनियां हैं, सारी चीज़ें, जितने भी संसाधन होते हैं जो जीवन के लिए सभी को ज़रूरी हैं, उस सारे संसाधनों पर उन लोगों का कब्जा है। वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आर्य वर्ग जो है वो अपने वर्ग के लोगों को ही सारे के सारे जो है जितने भी लाभ होते हैं वो उनको दे रहा है। ये तो अगर संविधान नहीं होता तो उससे मैं तो क्लियर कहता हूँ कि आप अपने जीवन का अगर मूल्यांकन करना है तो संविधान से पहले और संविधान के बाद, वो डिवीज़न रेखा है आपकी कि हम संविधान से पहले किन हालातों में जी रहे थे और संविधान आने के बाद हमारे जीवन में जो बदलाव हुआ वो कैसे हुआ। तो इसका मूल कारण आपका, अगर ये संविधान नहीं होता तो आप आज भी हम लोग बैठकर यहाँ टीवी चैनल पर या उस पर जो है मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता। तो सर जो अभी आपने मूल निवासी शब्द का यूज किया है सर, तो सर मूल निवासी और विदेशी में क्या अंतर है सर? तो मूल निवासी थोड़ा आप समझाओगे सर इस बारे में? देखिए, ऐसा है, एक नया विवाद पैदा कर दिया है आर्यंस ने। अब वो भी कहने लगे कि वो इस देश के मूल निवासी हैं। मैं अशोका पे एक किताब लिख रहा था, तो उसमें है कि यदि सम्राट अशोक ने तलवार न रखी होती तो उसका मैंने प्रयोग उसमें किया है। मैंने कहा कि जैसे खुदाई के दरमियान हम लोगों के पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है, हमारे जो है बर्तन मिल रहे हैं, हमारे गहने मिल रहे हैं, हम कैसे जीते थे वो मिल रहे हैं, हमारे भवन मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही हैं। यदि आर्य इस देश के मूल निवासी होते तो उनकी भी तो कोई पहचान होती, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है। रेडियो कार्बन डेटिंग से आप काफ़ी पुरानी चीज़ों तक भी जो है ना, आज से लेके 70-80 हज़ार साल पहले तक का भी आप वो निकाल लेते हैं कार्बन डेटिंग से कि भाई ये किस काल का हो सकता है। अभी राखीगढ़ी में मिला, ठीक है, कंकाल मिला, 4500 साल पुराना मिला। उसमें जो DNA हमारे हैं उसमें हमारे DNA पाए गए। और मज़ेदारी यह है कि एक उस पर मैंने लिखा भी था कि जो उसके जो प्रमुख थे जो उसका खुदाई कर रहे थे, उसमें सिंधे साहब थे। सिंधे साहब का पहले आया कि इसमें जो भी चीज़ मिली है उसका जो आर्य रेस से जो है कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि वो किस दबाव में या कैसे करके, फिर बाद में जो रिपोर्ट आई उसमें आया कि उनके साथ जो उनका जो DNA है वो उसमें आर्य का भी मैच मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, मूल निवासी का कॉन्सेप्ट कोई आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आपके DNA, और अभी तो NRC और जब ये CA का मसला चला था तो मैंने फेसबुक पे भी डाला था
कि अगर मान लो आपने यही तय करना है कि कौन भारत का है कौन भारत का नहीं है, तो उसका आधार जो है आप डीएनए कर लीजिए, आप पेपर मत कीजिए। क्योंकि पेपर तो ऐसा है कि जो हमारे लोग गरीब हैं, दूसरे हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, जो हमारी बड़ी आबादी है, और ये देखकर हैरान होती है कि भारत की बड़ी आबादी जो है वो बहुत ही अलग सा जीवन जी रही है। और ये कहें तो उनके जो जानवर हैं, हम उनसे बदतर स्थिति में हैं। जानवर तो अच्छा उनके साथ वो व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन इंसान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो फिर सवाल ये होता है कि हम कौन हैं? अगर हम लोग वो हैं कि जो भारत में हिंदू, हमको भी वो हिंदू कह रहे हैं और वो खुद भी हिंदू हैं, तो हम कैसे हिंदू हैं जिनके साथ घृणा की जाती है, जिनके साथ अन्याय अत्याचार किया जाता है, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है? हम उनके घरों में नहीं घुस पाते हैं, हम उनके साथ उठ बैठ नहीं पाते हैं, उनके साथ कोई हमारे कस्टम सिस्टम नहीं है, उनके साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध नहीं है। तो आप ये लगाइए कि मूल निवासी कॉन्सेप्ट जो है ये कोई आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये संकल्पना जो है ये फूले साहब से लेकर और उससे पहले भी जो है लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको व्याख्या की, लेकिन वो रहा कि थोड़ा सा इशारा किया कि भाई किस तरह से ये डिवीज़न हुआ, ये कैसे कैसे वो हुआ। तो उसमें ये आर्य जो वर्ग है, ये आर्य वर्ग के जो, अच्छा चलिए एक और बात मैं इसमें कहना जोड़ना चाहूँगा कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, या जो इनके दूसरे और लोग हैं, वो स्वयं कहते हैं। और सबसे मज़ेदार ये है कि हम जितने भी लोग हैं जो भारत में जब देश आज़ादी के बाद भी जब सिलेबस बनने शुरू हुए हैं और उसमें जब हमने पढ़ा है, क्योंकि मेरी भी आयु जो है 60 के करीब हो रही है, तो मैं 70 के दशक में, 60 के दशक से स्टार्ट हुआ था और 70 के दशक तक वो पढ़ाई जो मेरी रही है, उस वक्त मैंने पढ़ा है कि इन्हीं के कॉलम वो आता था, एक चैप्टर था, अध्याय था कि आर्यों का आगमन। ठीक है, तो अगर मान लो ये खुद कह रहे हैं, क्योंकि जो सिलेबस तैयार कर रहे हैं, जो पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, उसमें हमारे लोग तो है नहीं, इन्हीं के लोग हैं। तो वो जो पाठ्यक्रम तैयार किया था, जो इनके लोगों ने तैयार किया, तो इसका मतलब ये था कि उस वक्त सुपरमेसी दिखाने के चक्कर में इन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है ना एक अलग वो लोग हैं। और ये जो, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ के लोग जो थे गंवार थे, जाहिल थे, ये थे वो थे, और इनको तो हमने जीना सिखाया। अब उन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम है कि हम सरमन संस्कृति के लोग, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लोग नहीं, क्या ये हमें मतलब नगरीय जीवन सिखाएंगे? और ये देखकर आप हैरान रहेंगे कि नगरीय जीवन में जीने के बाद जो है फिर ग्रामीण जीवन शुरू हुआ। भारत में उल्टा हुआ कि हमें ग्रामीण में वापस हम लोग लौटे, जबकि हमारी नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता से अगर ग्रामीण सभ्यता में पहुंचे तो उसकी बड़ी वजह जो है वो आर्यों का आक्रमण था। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सर जो वाल्मीकि या भंगी या कामगार समाज में कई सारे संगठन काम कर रहे हैं, तो सर इतने संगठन होने के बावजूद भी जो इनकी समस्या है सर, ये समस्या सर सुलझने की जगह और उलझ रही है। तो फिर जो इतने सारे संगठन काम करें, इनके क्या फ़ायदा है? इनका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता सर। देखिए ऐसा है, जो संगठन बनने का कारण है भारत में, जो SC ST OBC के संगठन बन रहे हैं या बिरादरियों के संगठन बन रहे हैं, बिरादरियों के भी हैं, तो उसका बड़ा कारण यह है, एक तो कारण है प्राधान्य। क्योंकि मान लो जिस व्यक्ति को कोई गली का आदमी या गली का हम लोग कहते हैं कुत्ता भी नहीं पूछता था, तो जब ये थोड़ा सा उसका भाव पैदा हुआ कि उसके पास 2-4 पैसे आए, उसके पास सम्मान सा आया, तो उसने कहा कि भाई मेरे को भी लोग जो है सलाम करें, मेरे स्वीकार करें और इस तरह से करें। तो एक तो वो कारण बना कि उन्होंने फिर छोटे छोटे संगठन बनाए। और एक कारण ये भी बना कि कुछ हमारे दुश्मनों ने वो संगठन पैदा किए, क्योंकि उनको मालूम था कि संगठन जो है अभी तो हम लोग उसका मतलब भी नहीं समझते। हमें मिलकर किसी चीज़ को ठान लेना, तो पहले क्या है कि आपका पहला उद्देश्य हुआ ना। अगर उद्देश्य पूर्ति के लिए मान लो मेरे मन में एक विचार आया यार, उसको मैं सोचता हूँ कि यार मैं अकेला इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता और मुझे उसके लिए 100 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं फिर अपनी जैसी विचारधारा के 100 लोगों को ढूंढता हूँ। ठीक है, उन तक अपनी बात पहुँचाता हूँ, वो सहमत होते हैं तो फिर वो आपके साथ आते हैं, आपके साथ आते हैं तो फिर संगठन का निर्माण होता है। ये तो है संगठन की प्रक्रिया। एक ये है कि यार वो तो उसने भी बनाया था तो मैं भी बना सकता हूँ,
और जानकर हैरान होगे कि मतलब एक संगठन में तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ जाकर मुझे मंच पर जो साथी थे उन्होंने कहा कि भाई आप भी आ जाइए, हम लोग भी चले गए थे। तो जिन्होंने उस संगठन का निर्माण किया था वो उन्होंने मंच से कहा कि भाई हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग ये बताएं कि हमें करना क्या है। तो हम लोग जानकर हैरान हुए कि मतलब जब तक आपको उद्देश्य ही नहीं पता था कि आप करना क्या चाहते हैं तो आपने संगठन का निर्माण कर लिया। तो पहले आपका उद्देश्य अगर आपको पता होता है कि मुझे इस उद्देश्य के लिए इस संगठन में हजारों लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए क्या है कि अगर समस्या वो जो आपकी गली मोहल्ले की है तो गली मोहल्ले के लेवल का हो जाएगा और उससे काम चल जाएगा आपका। अगर वो सिटी की है तो सिटी लेवल पर, अगर वो पंचायत है, तहसील है, दूसरी जो जैसे हमारा जो प्रशासनिक पूरा का पूरा ढांचा होता है, अगर उस लेवल की समस्या है, कोई तहसील लेवल की है तो तहसील लेवल का अगर संगठन बना लेंगे तो उसको समस्या का हल कर लेंगे। लेकिन जो राष्ट्रव्यापी समस्या है उसे मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने जो जेब है उसमें 5-5, 7-7 संगठनों के जो है कार्ड लिए घूम रहे हैं। किसी संगठन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी के महासचिव हैं, किसी के सेक्रेटरी हैं, किसी के ट्रेजरर हैं, किसी का कुछ है। तो ये जो एक हमारे अंदर भावना उत्पन्न हुई कि मुझे भी सम्मान मिले, एक तो ये था, और उसे मैं बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आदमी को जिस चीज़ की चाहत होती है, जिस चीज़ की भूख होती है, तो उसके लिए वो प्रयत्न करता है। जिस वक्त हम लोग भूखे मरते थे, जिस वक्त हमारे पास खाने का नहीं था, तो हमारा सीधा सीधा ध्येय रहता था कि हमें भोजन कैसे मिले, हमें खाना कैसे मिले। तो चलो उसकी अगर जब पूर्ति हो गई तो फिर हमें लगा कि यार मेरा भी मान सम्मान होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो इन संगठनों के बीच में आ रही है वो ये हो रही है कि हमसे हमारी प्राधान्य नहीं छूट गई। हमने हजारों संगठन बना लिए और उस संगठनों का नुकसान क्या हुआ कि वो संगठन कम से कम जब हमारे सामूहिक कोई इस तरीके का कार्य होता है, जैसे मान लो हमारी जाति पर कोई अन्याय अत्याचार हुआ, तो वो वहाँ भी इकट्ठा होने के लिए तैयार नहीं होते। उसमें भी अगर मान लो उस क्षेत्र का कोई संगठन होगा तो वो ये कोशिश करेगा कि हाईलाइट जो है या लाइमलाइट में मुझे ही रहना चाहिए। एक ये रहा कि अगर मान लो कोई चल के भी गया तो उसे अगर मान लो वहाँ तवज्जो नहीं मिले तो कहेगा यार मैं तो बेकार ही आया यहाँ पर आकर। तो है क्या कि यहाँ जो चमकने वाली मामला है उसने भी संगठनों का नुकसान किया, क्योंकि अभी वो इसमें भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन, ठीक है, ये दोनों अगर अलग अलग चीज़ें हैं तो हम अगर इसको अलग करके नहीं देखेंगे, सामाजिक संगठन है उसको समाज के लेवल पर जो है हर एक सवाल को खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जब आप समाज में रह रहे हैं तो समाज में सवाल हैं और उन सवालों का अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर आप संगठन का निर्माण कैसे कर लेते हैं। अगर आप जो है इसी तरह से संगठन बनाते रहे तो हम लोग सिवाय विघटन के और इसका हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और हम कहीं चलकर नहीं जा पा रहे। हमें अगर मान लो लगता है कि ये मेरा उद्देश्य है तो हम कोई भी आदमी ये नहीं ढूंढता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कोई संगठन बना हुआ है, नहीं बना हुआ, क्योंकि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होते हैं सबके। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो सिमिलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उसके भी एक ही विचार के, एक ही उद्देश्य के सैकड़ों संगठन बने हुए हैं। अरे जब एक ही विचार है, एक ही विचारधारा है, एक ही उद्देश्य है तो उसके लिए आपको सैकड़ों संगठन का है, क्योंकि वहाँ मैं मानता हूँ कि वहाँ उसे लगता है कि यार यहाँ मुझे प्रधान तो बनाएंगे नहीं, मुझे इस तरह से तो करेंगे नहीं, तो जब इस तरह से नहीं करेंगे तो मैं फिर वो नहीं कर पाऊँगा। और उससे अच्छा ये है कि यार मैं अपना संगठन बना लेता हूँ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊँगा या प्रदेश अध्यक्ष बन जाऊँगा। तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो इसका जो ज़्यादा संगठन बनने का हमें नुकसान ही ज़्यादा हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सर ऐसा कब तक चलेगा इस कम्युनिटी में, इस कामगार समाज में सर इतने सारे वेल रिसर्च, बुद्धिजीवी, वेल एजुकेटेड लोग काम कर रहे हैं, तो सर इनके माइंड में ये बात नहीं आती है, चिंतन विचार विमर्श नहीं करते कि भाई जब तक हम एकीकरण नहीं होंगे, जब तक हम यूनिफिकेशन की बात नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारे हक अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा, हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक विकास नहीं होगा। तो सर क्या इस पर ये अनुसंधान या रिसर्च या किस तरह का कोई विचार विमर्श चिंतन नहीं करते सर वेल रिसर्च लोग? ऐसा है, जो समाज के हित चिंतक हैं, जो सोचते हैं कि समाज के लिए होना चाहिए, उस पर विचार भी करते हैं, यूनिफिकेशन की बात भी करते हैं और काफ़ी हद तक कुछ हो भी रहा है, ऐसा नहीं।